आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशिष्ट अतिथियों के साथ भेंटवार्ता कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुपालन के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और उपकेंद्रों का संचालन करता है, जो कृषि उत्पादन, तकनीकी उन्नति और किसानों की जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज इसी संस्था के उप महानिदेशक शिक्षा, डीडीजी एजुकेशन, डॉक्टर आरसी अग्रवाल सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज बड़े सौभाग्य से आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो आज कृषि से और कृषि में उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आईसीआर के माध्यम से कृषि शिक्षा में किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं और इसका कृषि क्षेत्र में क्या प्रभाव है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यहाँ के वाइस चांसलर साहब को कि उन्होंने ये मेरे को मौका दिया। मैं बताना चाहूँगा कि कृषि शिक्षा में अभी जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके बाद से बहुत सारे हम लोगों ने नवाचार किए हैं। उसमें मुख्यतः जैसे कि आप देखेंगे कि जो डिजिटलाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से आईटी का सपोर्ट लें, उसका बहुत बड़ा एक हमने योगदान दिया है। जैसे कि आप देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम्स हम लोगों ने बनाए हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एग्री दीक्षा पोर्टल, हम लोगों ने कृषि मेघ एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया है और सारे लेक्चर्स को एक जगह कैप्चर करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म एक बनाया है जिससे कि बच्चों को कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमी है, उसको हम टारगेट करते हैं इस ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड टू एंड सॉल्यूशन है, एडमिशन से लेकर और जब तक डिग्री मिलती है बच्चे को, सब चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हम लोगों ने अभी इनकॉर्पोरेट किया है और अभी हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म और क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह से जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें मल्टी डिसिप्लिन के लिए बच्चा कहीं से भी कुछ भी शिक्षा हासिल करे वो उसके ट्रांसक्रिप्ट में ऐड हो जाए। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो कोर्स हैं उसको भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कि किस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, किस तरह से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग हम बच्चों को दे पाएँ, किस तरह से ज़्यादा स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, किस तरह से हम उनकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो बहुत तरह के नवाचार अभी हम लोगों ने इसमें कृषि शिक्षा में किए हैं। सर, भारतीय कृषि सेक्टर में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए आईसीआर में कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन से पहल है सर? मैं क्योंकि कृषि शिक्षा से संबंधित जानकारी रखता हूँ और वो मेरा दायित्व भी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि करीब 7 या 8 साल पहले हमारे पास करीब 23% गर्ल्स स्टूडेंट्स आते थे हायर एजुकेशन में। आज वह प्रतिशत बढ़कर 49.3 या आप यूँ कहिए कि करीब 50% गर्ल्स स्टूडेंट्स आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रायोरिटाइज़ किया कि किस तरह से जो नए हॉस्टल्स हम लोग देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बनाने के लिए, तो उसमें किसी की डिमांड अगर गर्ल्स हॉस्टल की आती थी तो उसको हम प्राथमिकता देते थे, जिससे कि हमारा नंबर प्रतिशत बढ़ा है। और हमारा जो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट कृषि में जो उच्चतर शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक की जो योजना थी, जिसमें कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय भी पार्टनर था, उसमें भी हम लोगों ने डायरेक्शंस दी कि जब भी जो भी बच्चे विदेश जाएंगे उसमें से आधे जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए। और कोई भी फैसिलिटी हम लोग देते हैं तो हम उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हम महिलाओं का, गर्ल्स स्टूडेंट्स का प्रतिशत उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे प्रेजेंट दायित्व के बारे में देखें तो एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स इन एग्रीकल्चर, जिसकी डायरेक्टर मेरे को रिपोर्ट करती हैं। उसका दायित्व क्योंकि मेरे पास है तो उसके द्वारा हम लोग कृषि में महिलाओं के योगदान का पूरा ध्यान रखते हैं।
हमारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चलता है। कम्युनिटी साइंस पर हम लोग बहुत जोर देते हैं और उस संस्थान के द्वारा ड्रजरी रिडक्शन के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं किस तरह से महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो कोई कृषि का काम करते हुए, तो क्या क्या इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे प्रमोट करना है। और उसके अलावा और जो शारीरिक दिक्कतें होती हैं, न्यूट्रिशन की दिक्कत होती हैं, महिलाओं को अलग अलग तरह की डिश बनाना सिखाना है। इसके लिए हमने न्यूट्री गार्डन्स का एक कंसेप्ट दिया जो काफ़ी सफल रहा। और भी बहुत सारे इस तरह के कार्य हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रहा है महिलाओं से संबंधित। कृषि शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं की कमी का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये बड़ा अहम प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कृषि शिक्षा एक स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और इसमें अगर मैं यूँ कहूँ कि 77 जो हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें से 65 कृषि विश्वविद्यालय वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का ही दायित्व है कि उसमें जो भी पोस्ट खाली पड़ी है उनको भरे। अभी करीब 10-12 दिन पहले एक रिमाइंडर भी दिया हमारे महानिदेशक महोदय ने कि सभी चीफ सेक्रेटरीज को कि जितनी भी पोस्ट खाली पड़ी है उनको भरा जाए। करीब अगर मैं आंकड़ों पर जाऊं तो करीब 40% पोस्ट औसतन हमारे यहाँ सभी कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त हैं। हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है तो वहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो मैं इस माध्यम से हमारे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी और जितना हो सके उन रिक्त स्थानों को भरें, जिससे कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरी तरह से पालन कर पाएँ, ज़्यादा बच्चे एडमिट कर पाएँ और जो भी हमारे दायित्व हैं उनको हम भर पाएँ और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ। कृषि शिक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में नवाचार और व्यावसायिक कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए कैसे सुधार किए जा रहे हैं? इसलिए जैसा कि मैंने बताया अभी हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से हम पॉलिटेक्निक्स अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों में शुरू करें। उसके लिए हमने अभी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं और हम सभी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर से निवेदन भी कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, जिसमें हम 10वीं पास बच्चों को सीधा एडमिशन देंगे और पॉलिटेक्निक से जो बच्चे पास होंगे उनको सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेने के लिए उनको हम योग्यता देंगे। इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, अभी करीब 400 के करीब वोकेशनल कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए हैं और बहुत जल्द हम उसकी भी एक गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी कृषि विश्वविद्यालय, सभी ICAR के संस्थान वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर पाएँ और उसमें जितने भी हमारे रूरल के यूथ्स हैं उनको इस तरह के स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दें, जिससे कि वो अपना कोई रोज़गार या जो भी गांव में खेती करते हैं उसमें तकनीकी का इस्तेमाल कर खेती कर पाएँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हम अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम रिवाइज़ कर रहे हैं अभी 6 डीन्स कमेटी के द्वारा, उसमें भी हम लोगों ने अगर कोई एक बच्चा 1 साल के बाद एग्जिट करता है बच्चा, तो उसके लिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रोविज़न कर रहे हैं और उसको 3 महीने की इंटर्नशिप पहले साल में ही करवाएंगे। दूसरे साल में करता है तो फिर उसको अलग से कुछ देंगे। तो उस तरह से बहुत सारे अभी हम बदलाव इसमें कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे स्किल लेकर निकलें और वो खुद रोज़गार देने वाले बने, न कि रोज़गार लेने वाले बने। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सर, कृषि शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र में ICAR के प्रमुख उद्देश्य और प्राथमिकताएं क्या हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्राथमिकताएं हमारे जो राष्ट्रीय दायित्व हैं, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता हैं उसके अनुसार, जैसे कि किसानों की आय दोगुना करना है, उससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं शुरू की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्देश्य है कि हम किस तरह से 2047 तक इस अमृत काल में अपने भारत को विकसित बनाएं, तो विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं,
हॉर्टिकल्चर में क्या कर सकते हैं, फिशरीज़ में, एनिमल साइंस में। इसके लिए बहुत सारे इकोसिस्टम्स डेवलप किए हैं आईसीआर ने, और उस पर हमारे सभी विभाग काम कर रहे हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय इसमें बहुत अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपने देश को एक विकसित भारत बनाएं, किस तरह से हमारे जितनी भी फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी बढ़ाएं, किस तरह से पानी का कम से कम प्रयोग करें, वाटर यूज एफिशिएंसी हम बढ़ाएं, किस तरह से हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, किस तरह से हम स्मार्ट एग्रीकल्चर के अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि हम कम क्षेत्र से ज़्यादा प्रोडक्शन लें। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा बल आईसीआर दे रहा है कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हम बनाएं, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जोर हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर दें। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी। अंत में मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सर 2-3 दिनों से हमारे विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ सर सुधार की गुंजाइश आपको लगती हो सर, वो हमें प्लीज़ बताएं। मुझे विश्वविद्यालय का भ्रमण करके और बच्चों से बात करके, फैकल्टी से बात करके, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के ऑनरेबल वाइस चांसलर से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद किसी गलत विश्वविद्यालय में मैं आ गया हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले देखा था आज से 2.5-3 साल पहले, उससे अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप जाइए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सभी डिस्प्ले हैं और बहुत अच्छी तरह साफ सफाई, और स्टूडेंट्स बड़े डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं बस ये सुझाव देना चाहूँगा यूनिवर्सिटी को कि अगर हम रिसोर्स जनरेशन और रेवेन्यू जनरेशन अगर बढ़ा पाएँ विश्वविद्यालय का, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा फंड्स हों अपने आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने का, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि किस तरह से प्राइवेट पार्टनर्स को लेकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा सकते हैं, किस तरह से प्राइवेट पार्टनर्स को लेकर हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स ये करा सकते हैं। और एलुमनाइज को भी अगर हम इन्वॉल्व करें अच्छी तरह से, मुझे मालूम है कि एलुमनाई मीट कराते रहते हैं आप लोग, लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में एलुमनाई मीट कराएं और एलुमनाई का भी एक कमिटमेंट लें कि किस तरह से वो लोग प्लेसमेंट्स में, इंटर्नशिप में, किस तरह से वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मेरा एक संदेश इस यूनिवर्सिटी को रहेगा। सर, आपके विचार और आपके दिए गए सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हमारी आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि कृषि में उच्च शिक्षा भारत में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। समस्याओं का समाधान करके, प्रौद्योगिकियों एवं अनुसंधान में नवाचार को प्रोत्साहित करके और शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशीलता और उद्यमिता को बढ़ावा देकर ही हम कृषि शिक्षा को स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की चर्चा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद। देखते रहिए रेडियो नरेंद्र।